इंसेन फाइट नाइट कार्ड गया आज का। एक टाइम पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा देखकर कि मैं फाइट नाइट कार्ड देख रहा हूं, बल्कि प्रॉपर एक नंबर्ड इवेंट लग रहा था ये, जहां पर हर एक फाइट बहुत ज्यादा सही गई है। बेशक देखकर ऐसा लग रहा है मेन कार्ड में बस 2 ही फाइट्स में फिनिश आया है, बट ओवरऑल जिस वे से सारी फाइट्स गई है, डोमिनेशन को देखते हैं हम तो जरा भी बोरिंग कार्ड नहीं किया है ये, और फाइट नाइट कार्ड के कंपैरिजन में अमेजिंग कार्ड। हाँ, इसी के साथ एक और बात गाइस, अब वैसे तो मैं इसको मेंशन नहीं करता हूं, बट बहुत ही ज्यादा टाइम के बाद मेरी सारी प्रिडिक्शंस ठीक हुई हैं, तो 5 आउट ऑफ 5। पर हाँ, यहां पर कुछ फाइट्स को प्रिडिक्ट करना सच में इजी था। तो डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेन कार्ड की ओपनर फाइट से, जहां पर टॉमी मैकमिलन इतना ज्यादा बीट डाउन देने के बाद फाइनली राउंड 3 में अल्बर्टो मोंटेस को नॉकआउट कर देता है। एब्सोल्यूट ब्रॉल देखते हैं हम यहां पर दोनों फाइटर से, और टॉमी मैकमिलन, साइको मैकमिलन अपने नाम को कैरी करके आ रहा है। रियल अमेरिकन गैंगस्टर वो अपने आप को बोलता है, और एग्जैक्टली उसने वैसे फाइट की है, जहां पर पूरे 3 राउंड्स उसने बहुत ही ज्यादा प्रेशर को डाला हुआ था। वो केयर तक भी नहीं कर रहा था कि मोंटेस उसके ऊपर क्या पंचेस को थ्रो कर रहा है। इनफैक्ट इसके ऊपर से पहले राउंड में वो 2 बार ड्रॉप भी हो जाता है, बट फिर भी वो प्रेशर ही करे जा रहा था, पंचेस को बहुत ज्यादा स्विंग कर रहा है, बार बार एल्बर्टो मोंटेस के ऊपर लैंड कर रहा है पंचेस। और एक बात माननी पड़ेगी, एल्बर्टो मोंटेस ने गिव अप नहीं किया, उसकी चिन काफी अच्छे वे से होल्ड करती है। बट फाइनली राउंड 3 में इतनी ज्यादा बीटिंग लेने के बाद और बहुत ही ज्यादा प्रेशर डाला हुआ था टॉमी ने, तो मोंटेस वहां पर ब्रेक हो ही जाता है। पहला राउंड ही इतना इंसेन जाता है, जहां पर क्योंकि टॉमी मैकमिलन पागलों की तरह प्रेशर डाला हुआ था, तो इसीलिए मोंट उसके ऊपर जैब को थ्रो करता है, और जैब ही टॉमी मैकमिलन को ड्रॉप कर देता है। पर ड्रॉप होने के बाद 1 सेकंड भी टॉमी का ऐसा नहीं लगा कि उसने बैक फुट लिया है, बल्कि तब भी वो फॉरवर्ड प्रेशर डाले जा रहा था, और फिर खुद के ओवरहैंड राइट पंच से वो एल्बर्टो मोंटेस को ड्रॉप कर देता है। ऐसा लगा कि फाइट में फिनिश आने वाला है, क्योंकि टॉमी पूरा साइको मोड जा चुका था, वाइल्ड वे से वो पंचेस को थ्रो कर रहा है, और बूम, एकदम से मोंटेस यहां पर लेफ्ट टू काउंटर थ्रो कर देता है, और टॉमी मैकमिलन एक और बार ड्रॉप। तो पहला राउंड बहुत ज्यादा बैक एंड फोर्थ जाता है, काफी क्लोज जा रही थी फाइट, बट फिर हम राउंड 2 में देखने लग पड़ते हैं टॉमी मैकमिलन टेक ओवर कर लेता है, जहां पर गैस टैंक उसके पास इंसेन लेवल का है, क्योंकि इतना ज्यादा उसने प्रेशर और हर बार वो नॉकआउट के लिए जा रहा था। तो समझ ही सकते हो तुम कि वो कितनी ज्यादा एनर्जी को यूज कर रहा है, बट तब भी फॉरवर्ड प्रेशर डाले जा रहा है, पूरा ही उसने मोंटेस को केज की साइड कर दिया है, पंचेस पे पंचेस मारे जा रहा है। और फिर हम देखने लग पड़ते हैं कि राउंड 2 के मिड से अब टॉमी बॉडी शॉट्स को भी बहुत ज्यादा रिप करने लग पड़ा है, और बेशक टॉमी एक साइको की तरह फाइट करता है, बट ये उसने काफी अच्छा फाइट आईक्यू दिखाया, क्योंकि एल्बर्टो मोंटेस की चिन होल्ड कर ले रही थी, वो सारे पंचेस को ले ले रहा था, तो इसीलिए टॉमी फिर बॉडी को टारगेट करने लग पड़ता है। फिर से एल्बर्टो मोंटेस टेक्निकल होने की ट्राई करता है, बट ये मैंने प्रिडिक्शन वीडियो में भी बोला था कि टॉमी इतना ज्यादा वाइल्ड है कि वो फॉरवर्ड मार्च करने ही वाला है, और इसीलिए राउंड 2 के एंड से हम देखने लग पड़ते हैं थोड़ा सा मोंटेस ब्रेक होने लग पड़ता है। और जब राउंड 3 की बात करें तो वंस अगेन टॉमी बिना कोई केयर करते हुए गन्स एंड ब्लेजिंग आता है, और ह्यूज शॉट्स को लैंड करने लग पड़ता है। नॉट ओनली वो हेड शॉट्स के लिए जा रहा था, बट बॉडी शॉट से भी उसने मोंटेस को बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया था। यहां पर हम देख सकते थे प्रॉपर वे से मोंटेस ब्रेक होने लग पड़ा है, और यही चीज को फील करते हुए अब टॉमी मैकमिलन उसे ट्रोल भी करने लग पड़ा, जहां पर वो पंच से पहले मिडिल फिंगर्स को दिखा रहा है, और उसके बाद बहुत बड़े शॉट से मोंटेस को रॉक कर रहा है। सच में एक रियल गैंगस्टर की तरह फाइट कर रहा होता है टॉमी। वो मिडिल फिंगर के बाद एक ह्यूज राइट पंच को थ्रो करता है, और उससे एल्बर्टो मोंटेस ड्रॉप हो जाता है। कमेंटेटर्स यहीं से बोलने लग पड़े थे कि फाइट को ओवर कर देना चाहिए, रेफरी भी बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था, बट क्योंकि एल्बर्टो मोंटेस ने बहुत अच्छा हाथ दिखाया, तो वो स्टिल फाइट करने की ट्राई कर रहा होता है। बट अब जो टॉमी का प्रेशर और जो बीट डाउन था वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जहां पर टॉमी मैकमिलन ऑल आउट चले जाता है। वो ह्यूज बॉडी शॉट्स को रिप करते हुए बहुत अच्छे राइट पंचेस को भी थ्रो कर रहा होता है फेस पर, और यहां पर एल्बर्टो मोंटेस बैडली हर्ट हो जाता है, इसीलिए रेफरी स्टेप इन करके फाइट को ओवर कर देता है। तो हद से ज्यादा वाइल्ड फाइट करता है टॉमी मैकमिलन, और अभी उसने यूएफसी में बस 2 ही फाइट्स की हैं, बट मैं उसका फैन बन चुका हूं जिस वजह से वो फाइट करता है, जहां पर वो वाइल्डनेस को लेके आ रहा है, साइकोनेस को लेके आ रहा है, और लग रहा है कि उसके ओपोनेंट्स उसकी पेस को मैच नहीं कर पा रहे। जहां पर ये जो ब्रॉल शो करता है टॉमी, इसके लिए तुम्हें गैस टैंक भी चाहिए, और वो है टॉमी मैकमिलन के साथ, जो कि उसके ओपोनेंट्स मैच नहीं कर पाते हैं। और एंड ऑफ द फाइट आते आते इसी प्रेशर से लग रहा है कि टॉमी अपने ओपोनेंट्स को ब्रेक कर दे रहा है। तो पहली ही मेन कार्ड की ओपनर फाइट बहुत ही ज्यादा इंसेन जाती है। वेयर इज अ मूविंग ऑन, तो विमेंस स्ट्रॉवेट डिवीजन में चलते हैं। यहां पर भी हमें डोमिनेशन देखने को मिलती है, जिधर पूरे 3 राउंड्स फातिमा क्लाइन ने तबैथा रिची को बीट किया, और ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग यूनानिमस वे से वो फाइट को विन कर जाती है। ये ऑलमोस्ट गई है जैसे कि ड्रिकस और उस्मान की फाइट गई थी, जहां पर वन साइडेड डोमिनेशन हम देखते हैं। बस यहां पर फर्क इतना था कि फातिमा क्लाइन तबैथा रिची को ग्राउंड में भी लेके जाती है, और बोल सकते हैं कि तबैथा रिची के पास कोई भी आंसर नहीं था। फातिमा क्लाइन फीट में भी उसे बीट कर रही है, ह्यूज किक्स को थ्रो कर रही है, हेड किक्स को लैंड कर रही है। नॉट ओनली
स्पीड बट पावर भी उसके पास इतनी ज्यादा है कि जब भी वो तबैथा रिची के ऊपर पंचेस को लैंड कर रही थी तो रिची को बैकवर्ड मूव होना ही पड़ रहा था और उसकी पावर को रिस्पेक्ट करने पड़ रही थी। अब पावर की बात लगी है तो जिस वे से फातिमा क्लाइन ने टेक डाउन किया तबैथा रिची को, नेक्स्ट लेवल के टेक डाउन हम देख रहे थे जहां पर फातिमा सुप्लेक्स मारी है, स्लैम डाउन कर रही है तबैथा रिची को। और सच में देखते हुए ये लग ही नहीं रहा था कि एक फीमेल ऐसे फाइट कर रही है। क्रेजी रॉ पावर है फातिमा क्लाइन के पास और यहां पर वो तबैथा रिची को चलने तक भी नहीं देती है। अब फातिमा को ही मैंने पिक किया था विन करने के लिए, बट फाइट से पहले मुझे लगा तबैथा रिची फाइट को विन कर सकती है अगर वो टेक डाउन को शूट करे। बट सरप्राइजिंग तो ये था वहां पर भी फातिमा क्लाइन ने एब्सोल्युटली शट डाउन कर दिया तबैथा रिची को, जहां पर खुद वो रिची के ऊपर टेक डाउन को शूट करती है और ग्राउंड में भी उसे डोमिनेट करती है। तो फातिमा क्लाइन से वन साइडेड बीट डाउन और अब मूविंग ऑन तो अगली फाइट में बहुत इजी फिनिश आता है गाइस, जहां पर पहले ही एक्सचेंज के बाद चेज ऊपर मिच रमीज को सबमिट कर देता है। लिटरली कुछ भी नहीं हुआ है यहां पर गाइस, एक दो स्ट्राइक्स को थ्रो किया जाता है फीट में और जैसे ही चेज ऊपर मिच रमीज को ग्राउंड में लेके जाता है, मान लो कि ये फाइट वहीं पर ओवर थी जहां पर वो प्रॉपर बॉडी लॉक को लगा देता है रमीज के ऊपर और वहां से रमीज एस्केप ही नहीं कर पाता है। पर ट्राई वो पूरी करता है कि वो अपनी नेक को ना दे, बट इवेंचुअली चेज ऊपर को नेक मिल जाती है। वो एकदम से रियर नेकेड चोक को लॉक इन कर लेता है और फिर मैटर ऑफ फ्यू सेकंड्स ही था मिच रमीज को टैप आउट करना पड़ता है। तो सच में कुछ भी नहीं हुआ इस फाइट में। फाइट से पहले ही लग रहा था कि ये वन साइडेड फाइट है और देखते टाइम तो ये बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाता है कि ये फाइट चेज ऊपर के लिए कितनी ज्यादा इजी थी। और मूविंग ऑन तो को मेन इवेंट में चलते हैं। यहां पर हमने एक प्रॉपर मास्टर क्लास को देखा है जिधर मिडिलवेट फाइटर क्रिश्चियन लीरॉय डंकन जैरेड कैनिनियर को तीनों राउंड्स बीट करता है और एंड में यूनानिमस वे से वो फाइट को विन कर गया। मेरी ओपिनियन में अपने करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस को दिखाया यहां पर क्रिश्चियन लीरॉय डंकन ने, जहां पर वो कैनिनियर के अगेंस्ट प्रॉपर फ्लो स्टेट में आ गया था, जिधर वो स्पिनिंग किक्स को थ्रो कर रहा है, स्पिनिंग एल्बोज को थ्रो कर रहा है और कभी ना कभी हर एक राउंड में ऐसी ही स्ट्राइक से वो जैरेड कैनिनियर को हर्ट भी कर देता है। इसको पता हूं मैं क्यों मास्टर क्लास बोल रहा हूं, क्योंकि क्रिश्चियन लीरॉय डंकन हमेशा दिखाए कि वो थोड़ा सा जिटरी हो जाता है बीच बीच में, बट यहां पर एक मोमेंट भी ऐसी नहीं आई जहां पर वो अवेयर नहीं है जैरेड कैनिनियर का, बल्कि हर एक टाइम वो जैरेड कैनिनियर के ऊपर प्रॉपर स्ट्राइक्स को थ्रो कर रहा था। काउंटर्स को ले लो, पेस को पुश करना, जैरेड कैनिनियर को केज के साइड रखना और वहां से फिर अपनी और बेटर स्ट्राइक्स को दिखाना, जहां पर वो एल्बो से जैरेड कैनिनियर को पूरा स्टन कर दे रहा है या फिर स्पिनिंग बैक किक को थ्रो कर रहा है, स्पिनिंग एल्बो को थ्रो कर रहा है। और हाँ, इसके साथ एक और चीज, वो जैरेड कैनिनियर को यहां पर थोड़ा सा ग्रैपलर भी बना देता है। क्रिश्चियन की यहां पर स्पीड ले लो या फिर जिस वे से वो पंचेस को थ्रो कर रहा था, वो जैसे मैंने कहा बहुत ज्यादा फ्लो स्टेट में था, तो वो इन एंड आउट पंचेस को थ्रो करते हुए बहुत इफेक्टिव वे से जा रहा था, जिसकी वजह से जैरेड कैनिनियर उसके ऊपर पंचेस को इतना लैंड नहीं कर पाया। और इसीलिए फिर हम पूरी फाइट में देखते हैं कि रेंज को क्लोज करने के लिए कैनिनियर उसे बार बार क्लिंच कर रहा था या फिर टेक डाउन्स के अटेम्प्ट कर रहा था, जो कि बाय द वे उसे मिलते भी हैं, बट इन टेक डाउन से कैनिनियर ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि जैसे ही क्रिश्चियन ग्राउंड में जा रहा था वो एकदम से वापस खड़े हो जा रहा था। तो ओवरऑल डोमिनेशन तो एज सच मैं इसे नहीं बोलूंगा, बट हाँ, ये मास्टर क्लास थी क्रिश्चियन लीरॉय डंकन की, जहां पर जो मैंने बोला था पासिंग ऑफ टॉर्च यहां पर हो सकती है, जिधर जैरेड कैनिनियर 42 इयर्स का हो चुका है, पर हाँ उसके पास पावर स्टिल है, वो बहुत अच्छे से मूव भी कर रहा है, अभी भी हमने इसको देखा, और इसी के साथ उसके पास एक्सपीरियंस भी काफी था। तो ऑन पेपर लग रहा था कि ये टफ फाइट हो सकती है, बट क्रिश्चियन लीरॉय डंकन इसे एक इजी फाइट बना देता है खुद के लिए, जहां पर वो इतनी अच्छी स्ट्राइक्स को थ्रो करता है कि जैरेड कैनिनियर उसे पूरी फाइट में कैच नहीं कर पाया। और अब चलते हैं गाइस मेन इवेंट में, जहां पर ड्रीकस डू प्लेसी पांचों के पांचों राउंड्स को विन करता है, एक टोटल डोमिनेशन तुम इसे बोल सकते हो, और कमारू उस्मान को यूनानिमस वे से फाइट में बीट कर देता है। पहला राउंड, सेकंड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, ऑलमोस्ट हर एक राउंड में ऐसा लगा है कि बस वो मोमेंट आ ही गई है जहां पर ड्रीकस डू प्लेसी कमारू उस्मान को फिनिश कर रहा है। टू मच पावर गाइस, ये चीज मैंने प्रिडिक्शन में भी बोली थी। ड्रीकस एक काफी बड़ा फाइटर है और यहां पर हम इसी चीज को देखते हैं कि जो पावर है ड्रीकस डू प्लेसी की, उसको मैच कमारू उस्मान कभी भी नहीं कर पाया। पहला राउंड तो कमारू उस्मान बस अपनी रेंज को ही फाइंड करने में लगा देता है, बट दूसरी साइड ड्रीकस डू प्लेसी वो इतना ज्यादा हाईली अनऑर्थोडॉक्स फाइटर है कि एक तो उसका ओपोनेंट उसे जल्दी से रीड भी नहीं कर सकता, और इसी की एडवांटेज लेते हुए वो अनऑर्थोडॉक्स वे से इन एंड आउट जा रहा होता है और कमारू उस्मान के ऊपर ह्यूज पंचेस को लैंड कर देता है। नॉट ओनली हमने यहां पर पावर का डिफरेंस देखा, बट ऑल्सो जब स्पीड की भी बात करते हैं तो ड्रीकस डू प्लेसी ज्यादा स्पीड लगा कमारू उस्मान से, जहां पर कमारू उस्मान जब तक अपने जैब को थ्रो कर रहा था तब तक ड्रीकस डू प्लेसी उसके ऊपर बहुत अच्छे काउंटर शॉट्स को लैंड कर दे रहा था। और ये चीज बाय द वे हम पूरी फाइट में देखते हैं कि कमारू उस्मान ट्राई कर रहा है टेक्निकल होने का, वो बॉडी जैब को थ्रो करने की ट्राई कर रहा है, नॉर्मल जैब को थ्रो कर रहा है, अपने टेक डाउन्स को फेक कर रहा है ताकि वो बाइट करवा सके ड्रीकस को, बट इसके उल्टा ड्रीकस डू प्लेसी इन सब के बीच में कुछ ना कुछ स्ट्राइक को थ्रो करे जा रहा
था और ये चीजें या तो लैंड हो रही थी या फिर उस्मान को इनको रिस्पेक्ट करना पड़ रहा था और बैकवर्ड एक स्टेप लेना पड़ रहा था। यहां पर तुम फाइट में ड्रिकस के गेम प्लान को देखो भाई, उसकी पूरी टीम ने प्रॉपर स्टडी किया था उस्मान को, जहां पर पहले राउंड में हम देखते हैं ड्रिकस उस्मान की स्पीड को टेस्ट करता है, जिधर वो एकदम से इन एंड आउट जाकर 1-2 पंचेस को लैंड कर दे रहा था। और जब ड्रिकस को पता लगता है कि उस्मान उससे थोड़ा सा स्लो है, तो जो राइट पंचेस थे वो ड्रिकस ओवर द टॉप लैंड करने लग पड़ता है और मिड ऑफ द राउंड 1 में ही एक ऐसी मूवमेंट आ जाती है जहां पर यही ओवर द टॉप पंच उस्मान को बहुत अच्छे वे से कनेक्ट होता है और कमारू उस्मान एकदम से स्टन हो जाता है। तो पहले राउंड में ओवर द टॉप राइट पंच, बट राउंड 2 में और बेटर गेम प्लान को दिखाते हुए यहां पर ड्रिकस डू प्लेसी पूरा ही कमारू उस्मान को रीड कर लेता है, जहां पर अब हम देखते हैं इन ओवर द टॉप पंचेस के साथ अब ड्रिकस स्ट्रेट पंचेस को भी ज्यादा थ्रो करने लगा है और इसी के साथ बार बार अपने स्टांस को स्विच करते हुए वो लेफ्ट नी को कमारू उस्मान के ऊपर मल्टीपल टाइम्स लैंड करता है। अब क्योंकि कमारू उस्मान बहुत बार अपने हेड को डिप कर रहा था, या तो ड्रिकस के जैब को स्लिप करते हुए वो राइट साइड को अपने हेड को डिप कर रहा होता है, या फिर टेक डाउन्स को फेक करते हुए जब वो फॉरवर्ड को डिप कर रहा था, तो ये चीज ड्रिकस डू प्लेसी एकदम से रीड कर लेता है और सेकेंड राउंड के स्टार्टिंग में ही एक बड़ी मूवमेंट आ जाती है। ड्रिकस डू प्लेसी रीड करते हुए एक प्रॉपर नी को लैंड करता है कमारू उस्मान के फेस पर और कमारू उस्मान कंप्लीटली स्टन। उस्मान पूरा हर्ट हो गया था, वो ट्राई करता है टेक डाउन को शूट करने की, बट ड्रिकस उस टेक डाउन को डिफेंड कर लेता है और फिर मिड ऑफ द राउंड सबसे बड़ी मूवमेंट आती है इस राउंड 2 की, जहां पर कमारू उस्मान ट्राई करता है ब्रॉल आउट करने की और इसी के बीच में ड्रिकस यहां पर ह्यूज राइट पंच को लैंड कर देता है जो कि कमारू उस्मान को बहुत ज्यादा हर्ट कर देता है। बट उस्मान यहां पर कंप्लेंट करने लग पड़ता है आई पोक की और इसलिए फाइट को रोकना पड़ता है। पर ये गाइस कोई आई पोक नहीं था, ये प्रॉपर पंच था। जब रीप्ले में दिखाया जाता है तो हम देख सकते थे पंच पूरा लैंड हुआ है, बट हाँ उसी के साथ जो ड्रिकस का थंब था वो आई के अंदर चले जाता है, बट इसे आई पोक नहीं बोला जाता है, ये एक प्रॉपर पंच है और इसीलिए जैसे ही रीप्ले को दिखाया जाता है एकदम से रेफरी फाइट को रिज्यूम कर देता है। अब आई एम नॉट गोना लाई गाइस, मुझे सच में लगा कि अगर फाइट स्टॉप नहीं होती तो ड्रिकस डू प्लेसी के चांसेस थे वो नॉकआउट को निकाल लेता, बट क्योंकि फाइट स्टॉप हो जाती है हल्का सा टाइम मिल जाता है उस्मान को रिकवर होने का और बेशक उस्मान कंप्लेंट कर रहा होता है स्टिल कि उसे आई पोक हुआ है, बट ये क्लियरली कोई आई पोक नहीं था। तो पहले राउंड की तरह सेकेंड राउंड में भी ड्रिकस बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है फाइट को फिनिश करने के, बट उसके बाद राउंड 3 आता है। यहां पर थोड़ी सी कमारू उस्मान बेटर फाइट करता है, जिधर उस्मान को जो जैब था वो लैंड होने लग पड़ता है और ये वाला राउंड तुम बोल सकते हो ड्रिकस ने थोड़ा सा ऑफ भी लिया, जहां पर वो इतना ज्यादा हेवी शॉट्स को या फिर इतना एग्रेसिव नहीं जा रहा होता है, बल्कि वो उस्मान को आने देता है खुद के ऊपर। तो ये में भी हो सकता है कि वो अपने गैस टैंक को थोड़ा सा रिफिल कर रहा है, इसीलिए ये राउंड थोड़ा सा क्लोज जा रहा होता है, काफी कंपेटिटिव राउंड जा रहा होता है और एंड में कमारू उस्मान फाइनली ड्रिकस को ग्राउंड में भी लेके चले जाता है। पर हाँ वो जरा भी ड्रिकस को होल्ड नहीं कर पाता है ग्राउंड में। अब जो मैं गाइस डीडीपी के साइड से गेम प्लान की बात कर रहा था ना, यहां पर भी हम देखते हैं थोड़ा सा स्विच कर जाता है ड्रिकस, जिधर पहले वो इतनी ज्यादा हेड किक्स को थ्रो नहीं कर रहा होता है, बट राउंड 4 में वो स्पैम ही करने लग पड़ता है हेड किक्स को और फॉर सम रीजन मुझे समझ नहीं आया कि क्यों कर रहा था कमारू उस्मान, बट जब भी उसके ऊपर ड्रिकस हेड किक को थ्रो कर रहा था तो कमारू उस्मान हर बार कोई रिएक्शन दे रहा था कि उसे फर्क नहीं पड़ता। मे बी यहां पर वो ये शो करना चाह रहा था कि ड्रिकस जो ट्राई कर रहा है लियोन एडवर्ड्स वाली हेड किक वो यहां पर लैंड नहीं होगी। पर यहां पर वंस अगेन गाइस जो पहले और सेकंड राउंड में हमने देखा वही हम यहां पर ड्रिकस से फोर्थ राउंड में भी देखने लग पड़ते हैं, जहां पर वो कमारू उस्मान को डोमिनेट करने लग पड़ता है। वो हेड किक्स को थ्रो कर रहा है, राइट पंचेस उसके लैंड हो रहे हैं, कमारू उस्मान को जो हेड है वो प्रॉपर वे से स्नैप बैक हो रहा है और इसके साथ यहां पर उस्मान प्रॉपर वे से टेक डाउन को शूट करता है, बट ड्रिकस उस टेक डाउन को डिफेंड कर लेता है। अब लास्ट राउंड में चलते हैं गाइस, जहां पर फोर्थ राउंड में जो उसने पेस को पकड़ा था हेड किक्स पर, वही चीज वो लास्ट राउंड में भी शो करता है, जहां पर वो एक बहुत अच्छी हेड किक को थ्रो करता है। उस्मान इस हेड किक को एक हाथ से ब्लॉक करता है, बट हेड किक का इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि ये कमारू उस्मान को प्रॉपर वे से रॉक कर देता है और वंस अगेन पता नहीं क्यों फॉर सम रीजन कमारू उस्मान जेस्चर कर रहा होता है कि उसे इस हेड किक से कुछ भी फील नहीं हुआ। पर ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा शेकी लेग्स पे था कमारू उस्मान। ड्रिकस डू प्लेसी जाता है फिनिश के लिए, बट जैसे मैंने कहा उस्मान यहां पर बहुत ज्यादा टफ था। वो इतनी बार स्टन और हर्ट हुआ बट एक बार भी वो ड्रॉप नहीं होता है। ड्रिकस यहां पर पूरी ट्राई करता है उसे नॉकआउट करने की, बट जैसे ही कमारू उस्मान रिकवर हुआ एंड में हम फाइनली देखते हैं अब यहां पर उस्मान भी बिग शॉट्स को लैंड करने के लिए जाता है, जहां पर वो डीडीपी के ऊपर एक बिग राइट स्ट्रेट पंच को लैंड कर देता है। डीडीपी उससे थोड़ा सा स्टन हो गया था और बिल्कुल एंड ऑफ द फाइट में हम देखते हैं कि पंच कॉम्बो से वो ड्रिकस को हर्ट कर देता है। ड्रिकस पूरा कर्ल्ड अप हो गया था बट टाइम ओवर हो जाता है। तो ओवरऑल ड्रिकस डू प्लेसी का गाइस बहुत ही अच्छा गेम प्लान, जिस वजह से वो ऑर्थोडॉक्स से साउथ पा जा रहा था और अपनी नीज को लैंड कर रहा था, वो चीज टॉप लेवल की थी। देखना लग रहा था कि एक फॉर्मर चैंपियन फाइट कर रहा है और इसी के साथ जैसे मैंने बताया पहले राउंड में ओवर द टॉप
राइट पंच। राउंड 2 में ड्रिकस नीज को लैंड करना स्टार्ट कर देता है, राइट स्ट्रेट पंचेस को लैंड करना स्टार्ट कर देता है और फिर चैंपियनशिप राउंड्स में हम देखते हैं ये जो स्ट्राइक्स थी इन्हीं के साथ अब ड्रिकस हेड किक्स को भी लैंड कर रहा है। पूरा देखकर लगा कि यहाँ पर ड्रिकस डू प्लेसी ने उस्मान को जरा भी नहीं चलने दिया। फाइट में ऐसा लग रहा था कि उस्मान अपनी रेंज को ही फाइंड नहीं कर पाया और जो स्पीड और पावर थी ड्रिकस की उसको कमारू उस्मान मैच नहीं कर पाया और इसीलिए मेरी ओपिनियन में यहाँ पर ड्रिकस डू प्लेसी पूरे 5 राउंड्स को डोमिनेट वे से विन करता है और ओवरऑल अब उसने एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस बना लिया है कि नेक्स्ट फाइट जब भी वो करेगा वो फाइट टाइटल के लिए ही हो। स्टिल मुझे एक चीज याद है गाइस, पहले ड्रिकस डू प्लेसी का कार्डियो बहुत ही ज्यादा लो था। वो पहले के 2 राउंड्स में इतनी ज्यादा एनर्जी को यूज कर देता था कि वो एंड आते आते गैस आउट हो जाता था, पूरा टायर्ड हो जाता था। बट ड्रिकस ने ये बताया था कि उसकी नोज की प्रॉब्लम है और अब फाइट्स को देखते हुए रियली लगता है कि ड्रिकस ने सच बोला। जहां पर जब से उसने नोज सर्जरी करवाई है वो शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ 2 बार 5 राउंड्स गया है, जिसमें एक बार वो मास्टर क्लास को शो करता है। हामजाद के साथ 5 राउंड्स गया और अब रिसेंटली कमारू उस्मान के साथ भी वो 5 राउंड्स जाता है और यहां पर तो वो उस्मान को डोमिनेट करता है। तो अब हम एक चीज बोल सकते हैं गाइस, अगर तो ड्रिकस का ओपोनेंट उसे ग्राउंड में लेके नहीं जा पाया तो फिर ड्रिकस डू प्लेसी को स्ट्राइकिंग में बीट करना बहुत ज्यादा टफ है। आई डू थिंक कि कमारू उस्मान को चाहिए कि वो वापस वेल्टरवेट में चल जाए, क्योंकि एक तो वो यहां पर मिडिल वेट में ज्यादा पावरफुल फाइटर्स के साथ फाइट कर रहा है और अब उसकी इतनी एज भी नहीं बची है, वो 39 इयर्स का हो चुका है और इस एज में वो इतनी ज्यादा बीटिंग ले रहा है। तो नॉट ओनली उसके फाइटिंग करियर के लिए ठीक चीज है बट ऑल्सो जब उसकी हेल्थ की बात आती है आई डोंट थिंक सो मिडिल वेट उसके लिए करेक्ट चॉइस है। यहां पर कमारू उस्मान ट्राई करता है 5-6 बार टेक डाउन्स करने की बट उसकी रेसलिंग भी इतनी खास नहीं दिखी। तो आई रियली डू बिलीव उसे वेल्टरवेट डिवीजन में वापस जाना चाहिए, जहां पर उसके पास थोड़ी सी साइज की एडवांटेज होती है और वहां पर फिर वो अपनी रेसलिंग की एडवांटेज लेते हुए अपने ओपोनेंट्स को ग्राउंड में होल्ड कर सकता है। सो दैट्स इट गाइस, मुझे ये कार्ड बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा। बैक एंड फोर्थ यहाँ पर फाइट्स गई हैं, ब्रॉल देखें, वन साइडेड डोमिनेशन देखी है, बेसिकली कोई भी फाइट बोरिंग सी नहीं गई है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारी क्या ओपिनियन है इस कार्ड को लेकर, क्या तुम्हें फाइट्स देखने में मजा आया। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।